स्टार्ट करते हैं। अब हम एक नया पार्ट ऑप्था का, दैट इज़ ग्लोकोमा के बारे में हम पढ़ते हैं। ग्लोकोमा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्था का, तो हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली ग्लोकोमा क्या होता है? ग्लोकोमा होता है कि एक ग्रुप ऑफ ऑप्टिक न्यूरोपैथीज़ होती हैं। क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑप्टिक न्यूरोपैथीज़। ऑप्टिक न्यूरोपैथीज़ का मतलब कि जिसमें आपका क्या कहते हैं, नर्व या ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, विजुअल फील्ड लॉस हो जाती है, जो और या आईओपी आपका बढ़ जाता है, इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ सकता है या बढ़ नहीं भी सकता है। तो इन सब जो ये सारा एक ग्रुप होता है ना ऑप्टिक न्यूरोपैथीज़ का, ठीक है, उस वो ग्लोकोमा के अंदर आता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ ऑप्टिक न्यूरोपैथीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, किससे कैरेक्टराइज होती है? एक तो क्या है, पहले प्रोग्रेसिव डैमेज ऑफ द ऑप्टिक नर्व, इरिवर्सिबल विजुअल फील्ड चेंज, मतलब कि विजुअल फील्ड लॉस हो गया, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ रेटिनल गैंग्लियन जो हमारे एराइज करते हैं ना, उसमें से भी लॉस हो सकता है। या ऑप्टिक इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है ना वो बढ़ गया, या हो सकता ना भी बढ़े, मे और मे नॉट बी रेज्ड। ठीक है, तो हम जब कंसिडर करते हैं ना, बेसिकली बोलते हैं कि ग्लोकोमा जो होता है ना वो ऑलवेज एसोसिएटेड होता है रेज्ड इंट्राऑकुलर प्रेशर से। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ग्लोकोमा के केस में इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ा ही हो सकता हो कि ना भी बढ़ा हो। तो याली सारी जितनी भी ऑप्टिक न्यूरोपैथीज होती हैं, इन सबका ग्रुप ही ग्लोकोमा कहलाता है। अब हम देखते हैं कि ये ऑप्टिक नर्व का अगर डैमेज है तो उसको किससे एग्जामिन करेंगे या इन्वेस्टिगेट करेंगे? दैट इज़ ऑप्थेल्मोस्कोप से। अगर विजुअल फील्ड में कोई चेंज है तो पेरीमेट्री से देखते हैं। अगर क्या कहते हैं, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर मेज़र करना है तो हम टोनोमेट्री से देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो बेसिकली इंपॉर्टेंट होती है। इन्वेस्टिगेशन किससे एग्जामिन करते हैं इन सारी चीज़ों को। अब हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं, किस ग्लोकोमा के पीछे की क्या फिजियोलॉजी होती है, क्या थ्योरीज होती है। तो बेसिकली एक होता है दैट इज़ मैकेनिकल थ्योरी, एक होता है इस्चेमिक थ्योरी। मैकेनिकल थ्योरी का मतलब होता है कि हमारा जो है ना आई का इंट्राऑकुलर प्रेशर बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, नैरोइंग ऑफ द इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ गया। जिसकी वजह से क्यों बढ़ा? क्योंकि नैरोइंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ लेमाइना क्रिब्रोसा। लेमाइना क्रिब्रोसा क्या होता है? लेमाइना क्रिब्रोसा आपकी ये जो क्या कहते हैं स्क्लेरा होती है ना, स्क्लेरा की ओपनिंग होती है। मतलब कि जैसे ये स्क्लेरा है, ये पीछे तरफ ये स्क्लेरा की यहाँ पे ना ओपनिंग होती है। ठीक है, तो वो बोला जाता है लेमाइना क्रिब्रोसा। ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं इसमें, लेमाइना क्रिब्रोसा में सिर्फ कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, अलाउ द ओनली रेटिनल गैंग्लियन सेल टू एग्जिट द आई। मतलब यहाँ से ना रेटिनल गैंग्लियन सेल्स जो है ना वो एग्जिट करते हैं। तो ये जो ओपनिंग है ना ये लेमाइना क्रिब्रोसा की बोली जाती है। अब ये लेमाइना क्रिब्रोसा की जो ओपनिंग है वो नैरो हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो पास नहीं कर पाएंगे और इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो होता क्या है, ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ लेमाइना क्रिब्रोसा, ठीक है, तो आउटफ्लो कम हो जाएगा, एक्सोप्लाज्मिक आउटफ्लो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑप्टिक नर्व डिसफंक्शन हो जाएगी और ऑप्टिक एट्रोफी हो जाएगी, कॉजेस ऑप्टिक एट्रोफी। अब एट्रोफी हम हमेशा जब कंसिडर करते हैं तो हम बोलते हैं कि एट्रोफी किसी भी सेल में तभी होगी जब उसके पास प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, वो इस्चेमिक हो जाएगा। तो हम एक और जो दूसरा रीज़न था, दूसरी थ्योरी होती है, वो कहते हैं इस्चेमिक थ्योरीज, जिसमें हम कहते हैं कि इंट्राऑकुलर प्रेशर इन्वॉल्व नहीं हो रहा बट परफ्यूजन हो जाता है ऑप्टिक डिस्क का, ऑप्टिक डिस्क पे परफ्यूज नहीं हो पाती प्रॉपरली। ठीक है, तो लेस परफ्यूजन होता है ऑप्टिक डिस्क का, जो क्या कॉज करती है, ऑप्टिक एट्रोफी। तो एट्रोफी का एक और क्या रीज़न था, लेस परफ्यूजन ऑफ द ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, ये समझ हो गया। अब हम देखते हैं कि एक्वस ह्यूमर क्या होता है। बेसिकली हमने पढ़ रखा था पीछे एनाटमी वाले लेक्चर्स में कि एक्वस ह्यूमर बेसिकली किससे सिक्रीट होता है, दैट इज सीलियरी बॉडी से सिक्रीट होता है। तो ये जो है ना, और ये एग्जर्ट करता है, ये ही मतलब एग्जर्ट करता है इंट्राऑकुलर प्रेशर। हमारा जो आइज़ में इंट्राऑकुलर प्रेशर है वो एग्जर्ट कौन करता है, एक्वस ह्यूमर। तो इंट्राऑकुलर प्रेशर एग्जर्टेड बाय एक्वस फ्लूइड। नॉर्मली जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ सीलियरी प्रोसेस के नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम से सिक्रीट होता है। ठीक है, सिक्रीशन होता है और मतलब प्रोडक्शन होता है, और फिर सिक्रीट कहाँ होता है, पोस्टीरियर चैम्बर में। ठीक है, पोस्टीरियर चैम्बर में आता है, फिर पोस्टीरियर चैम्बर से फिर प्यूपल से फिर एंटीरियर चैम्बर में आता है, एंटीरियर चैम्बर से फिर एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर। अब ये हम डायग्राम समझते हैं कि कहाँ कहाँ मूव करता है। तो बेसिकली ये एक डायग्राम है, इससे हम समझते हैं कि कैसे आपका ये सीलियरी बॉडी जो है दिख रही है। ठीक है, इसको फोकस कर देता हूँ। ये आपका जो सीलियरी बॉडी होती है, ये सीलियरी बॉडी से आपका यहाँ पे ये एक्वस फ्लूइड बना है। ये कौन से चैम्बर में बना है, ये जैसे ये आइरिस था ना, ठीक है, यहाँ पे ये प्यूपिल होएगा, ये प्यूपिल होएगा। ठीक है, यहाँ पे अब ये आइरिस के इस पीछे मतलब पोस्टीरियर चैम्बर पे यहाँ पे
एक्वस फ्लूइड बना यहाँ पे, ठीक है, सिक्रीट हुआ पोस्टीरियर चैम्बर में। फिर ये ट्रैवल करते करते प्यूपिल को क्रॉस करते करते ये एंटीरियर चैम्बर में आया। एंटीरियर चैम्बर से आया ये एंगल में, ये एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर होता है, ठीक है। ये बोलते हैं जहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, ट्रेबिकुलर मेशवर्क प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ट्रेबिकुलर मेशवर्क प्रेजेंट है। फिर ये शेलेम्स कैनाल में चला जाता है। शेलेम्स कैनाल के बाद ये किस पे चला जाता है, एक्वस वेन में चला जाता है। ये जो ये दिख रही है ये वेन जो होती है ये एक्वस वेन होती है। फिर ये इसको लेके बाहर चली जाती है, दैट इज एपिस्क्लेरल वेन। ये पाथवे है, किसका पाथवे है, ये आपका एक्वस ह्यूमर का पाथवे है, जो ये पाथवे चलता है, ठीक है। ये था ट्रेबिकुलर पाथवे, बेसिकली ट्रेबिकुलर पाथवे बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि, तो ठीक है, क्या होता है हमने बताया ना कि पोस्टीरियर चैम्बर में सिक्रीट हुआ, फिर प्यूपल के थ्रू रीच कर गया एंटीरियर चैम्बर में, फिर वो पाथवे रीचेस द एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, ठीक है। अब यहाँ पे साइट ऑफ आउटफ्लो यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है, या तो एक ट्रेबिकुलर फ्लो हो जो प्रेशर डिपेंडेंट होता है कि ये यहाँ पे निकला, ठीक है, ये यहाँ पे इससे निकला और प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट करने लगा, तो ये प्रेशर डिपेंडेंट है, क्योंकि ट्रेबिकुलर क्या कहते हैं मेशवर्क यहाँ पे प्रेजेंट है और ट्रेबिकुलर से फिल्ट्रेट होके आउटफ्लो होके बाहर निकल गया, तो ये एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है यूवियोस्क्लेरल पाथवे। यूवियोस्क्लेरल पाथवे क्या होता है, यूवियोस्क्लेरल पाथवे में ये प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है। ये जो होता है ना, ये पाथवे में जो एक्वस चैम्बर से ये क्या कहते हैं, एक्वस या कह लो एंटीरियर चैम्बर से सुपरा सीलियरी स्पेस में चला जाता है। मतलब कि एक्वस चैम्बर कह लो या जो भी ये चैम्बर यहाँ से यहाँ पे रिलीज हुआ है ना, तो ये सुपरा सीलियरी पे जाके कनेक्ट हो बस आ जाता है। तो इतना कोई डिफरेंस है। मेन इंपॉर्टेंट वो ट्रेबिकुलर वाला पाथवे है, ठीक है, जो आपको याद रखना है कि इसका आउटफ्लो किस तरह से हो रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम इन एक्वस आउटफ्लो ऑफ एक्वस फ्लूइड में कोई प्रॉब्लम हो रखी है तो ग्लोकोमा होता है, ठीक है। ग्लोकोमा किस वजह से होता है कि कोई एक्वस फ्लूइड में कोई आउटफ्लो में प्रॉब्लम हो रखी है। अब कितने टाइप्स का ग्लोकोमा होता है, तो दो टाइप्स का ग्लोकोमा होता है, एक ओपन एंगल ग्लोकोमा और एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। तो ओपन एंगल ग्लोकोमा जो है उसमें क्या होता है कि आपका जो ये ट्रेबिकुलर मेशवर्क है ना, इसमें ब्लॉकेज हो गया, ये फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं। ना आइरिस में कोई दिक्कत आ रही है, ना एंगल में कोई दिक्कत आ रही है, ना एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर जो बन रहा है ना उसमें कोई प्रॉब्लम है, ना ही आइरिस की पोजीशन में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ पे, कि जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है ये ब्लॉक हो गए हैं। अब क्या हुआ है, तो बेसिकली आइरिस इज एट राइट पोजीशन, ब्लॉकेज ऑफ ट्रेबिकुलर मेशवर्क, ठीक है। तो ये ओपन एंगल है, मतलब कि ओपन एंगल का नाम से आपको समझ आ रहा है कि एंगल तो है वो ओपन है। क्लोज में क्या है कि वो एंगल क्लोज हो चुका है। एंगल क्लोजर का मतलब ये जो एंगल होगा ना ये क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो एंगल छोटा हो चुका है इसके बीच का, एंटीरियर चैम्बर का एंगल है वो छोटा हो गया है। पर इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि आइरिस का पोजीशन कॉर्निया से जुड़ गई है। ये बाहर वाला जो लेयर है ना वो कॉर्निया कहलाती है। तो कॉर्निया से जब आइरिस जुड़ जाएगा तो ये एंगल बंद हो जाएगा, तो ऑब्वियसली फिर वो क्या बोला जाएगा, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। बट इसमें क्या है, ट्रेबिकुलर मेशवर्क में ब्लॉकेज है, तो आइरिस राइट पोजीशन पे है। लार्जर अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं, जो डेप्थ है वो डेप्थ आपकी लार्ज अमाउंट है, मतलब कि जो डेप्थ है वो मेंटेन रहेगी, क्लोज नहीं होगी, ठीक है। एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर इज ओपन, होल फिल्ट्रेशंस आर ब्लॉक, मतलब कि भाई फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हो, ट्रेबिकुलर मेशवर्क जो है ना वो ब्लॉक हो गया है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ट्रेबुलेक्टोमी होता है। यहाँ पे क्या ट्रेबुलेक्टोमी हो गया, ठीक है। अब नाम से पता चला ट्रेबिकुलर मेशवर्क में दिक्कत है तो ट्रेबुलेक्टोमी हो जाएगा। इसके बाद मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे का, तो होता क्या, एंटीरियर जो चैम्बर का एंगल है, स्ट्रक्चर्स आर विजिबल। इसमें क्या होता है कि जो कि मैंने बताया ना कि यहाँ पे जितने भी एंटीरियर चैम्बर की ये जैसे कॉर्निया हो गई, ठीक है, ये आइरिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे वो सीलियरी बॉडी थी तो जो रिलीज़ कर रही थी उसने रिलीज़ किया, ये आगे गया। फिर ये जो एंगल है ना वो एंगल इसमें क्या बोला है कि विजिबल है, मतलब यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स है ना वो विजिबल हैं, बस ये चीज़ ब्लॉक हो गई है। तो एंटीरियर चैम्बर एंगल्स यहाँ पे विजिबल है, मतलब कि फिर यहाँ पे आपका शेलेम्स कैनाल भी दिखेगी, फिर एक्वस वेन भी दिखेगी, एपिस्क्लेरल वेन भी दिखेगी, तो ये सारी चीज़ें दिखेंगी, तो ये सब विजिबल होंगी, ठीक है। कॉजेस डिपेंडिंग साइड अब इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये विजिबल है, अगर ये एंगल क्लोज होता, सोचो अगर ये ओपन एंगल का मैकेनिज्म है, अगर एंगल क्लोज होता तो ये एंगल जो है ना वो ऐसे कॉर्निया होती और आइरिस ऐसे होती, तो ये सारी चीज़ें ना बंद हो चुकी होती, तो एंगल क्लोज होता, तो वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे एंगल ओपन है तो आइरिस अपनी पोजीशन पे है, ठीक है। तो
क्या हुआ है कि अब इसके अकॉर्डिंग कि सारी चीज़ें दिख रही हैं, वो मतलब कि एंटीरियर चैम्बर एंगल के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सारे विजिबल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द साइड, मतलब किस साइड पे इनमें से ब्लॉक हुआ है, कि आपका ट्रेबिकुलर मेशवर्क में ब्लॉक हुआ है, कि आपका एपिस्क्लेरल वेन में ब्लॉक हुआ है, कि शेलम्स कैनाल में ब्लॉक हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया। तो प्री ट्रेबिकुलर, ट्रेबिकुलर और पोस्ट ट्रेबिकुलर डिवीजन हुआ है। तो प्री ट्रेबिकुलर में क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक मेम्बर जो मेम्ब्रेन है ना वो कवर कर देगी उस एंगल को। कोई एक मेम्ब्रेन आई, इस एंगल को ना कवर कर दी, यहाँ पे आया और एक मेम्ब्रेन आके यहाँ इस एंगल को कवर कर दी। यहाँ पे आइरिस की पोजीशन की चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, बट एंगल क्लोजर में पोजीशन आइरिस की चेंज होती है, बट इसमें कोई पोजीशन नहीं चेंज हुई है, बस यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन ऊपर से आके, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन आके कवर कर दिया इस एंगल को, ठीक है। तो वो होगा मेम्ब्रेन कवरिंग द एंगल। किस में दिखता है, बेसिकली नियोवैस्कुलर ग्लोकोमा में दिखता है, पोस्ट पॉलीमॉर्फस कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी में दिखता है, ट्रॉमा के केस में दिखता है, आयरिडो कॉर्नियल एंडोथीलियल सिंड्रोम में दिखता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली चीज़ों में पढ़ते जाएंगे, जब हम इस एंगल, ओपन एंगल की डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। तो ये सारी नियोवैस्कुलर होगी। PPMD क्या होता है, पोस्ट पॉलीमॉर्फ कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी होगी, ठीक है, ट्रॉमा हो गया। इसके बाद ट्रेबिकुलर में क्या होता है, यहाँ पे ट्रेबिकुलर मेशवर्क में ब्लॉक हो जाता है, मतलब जो होल्स हैं वो फिल्टर नहीं कर पाएंगे। वो किस किस में केस में दिखा जाता है, वो होता है गोस्ट सेल ग्लोकोमा में, यूवियाइटिस में, ट्रॉमा में, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा के बारे में हम पूरा एक डिटेल पढ़ेंगे। तो उस केस में क्या होता है, ब्लॉकेज होता है ट्रेबिकुलर मेशवर्क का। पोस्ट ट्रेबिकुलर में क्या होता है कि यहाँ पे शेलम्स कैनाल या एपिस्क्लेरल वेन है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। वो किस में हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया में, CCF में, एलिवेटेड एपिस्क्लेरल प्रेशर जो है वो एलिवेटेड हो, ठीक है, और थायरोटॉक्सिकोसिस हो। तो इन सारी केसेस के अंदर पोस्ट ट्रेबिकुलर ब्लॉकेज मिल सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में जैसे कि मैंने बताया कि आइरिस जो है उसकी पोजीशन एपोजिशन हो जाती है ऑफ टू कॉर्निया के, ठीक है। क्या होता है कि जो ये देखने डायग्राम, तो इस डायग्राम के थ्रू आप देखिए इसमें क्या दिखाया है कि ये जो आइरिस है ना, ये कॉर्निया है, ये आइरिस है। तो आइरिस बिल्कुल क्लोज हो गया, क्लोज कांटेक्ट के, कॉर्निया के क्लोज कांटेक्ट में आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे एंगल जो था ना वो खुला नहीं, वो बंद हो गया, तो एंगल क्लोजर हो गया है, एंगल क्लोज हो गया है, तो इसलिए इसका नाम एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हो गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि स्मॉल एंटीरियर चैम्बर डेप्थ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एंटीरियर चैम्बर तो दिख ही नहीं रहा है बहुत ज़्यादा, इसकी एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ तो बहुत छोटी हो गई। ये पीछे साइड जो था ये पोस्टीरियर चैम्बर था, ठीक है। अब आगे इसके जो आइरिस था उसके आगे एंटीरियर चैम्बर था, तो उसकी डेप्थ तो बहुत छोटी हो गई। एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर इज क्लोज ड्यू टू द एपोजिशन ऑफ आइरिस, आइरिस की एपोजिशन की वजह से, ठीक है, ऐसा हो गया है। मैकेनिज्म इसके पीछे का क्या होता है, बेसिकली आइरिस इज इन एपोजिशन टू कॉर्निया, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर स्ट्रक्चर आर नॉट विजिबल। अब इसमें मैंने बताया था कि उसमें एंटीरियर चैम्बर के एंगल, यहाँ पे अब एंटीरियर चैम्बर में जितनी चीज़ें होंगी वो दिखेंगी ना, शेलम्स कैनाल दिखेगा भी नहीं और ना ट्रेबिकुलर मेशवर्क दिखेगा, तो वो सारी विजिबल नहीं होंगी, उसमें विजिबल थी, ठीक है, समझ आ गया। अब क्या होता है, तो अब ये सारी चीज़ें नॉट विजिबल है, तो क्यों, किस रीजंस की वजह से, या तो हो सकता है कि पुलिंग इन एंटीरियर चैम्बर। पुलिंग इन एंटीरियर चैम्बर का मतलब है कि आइरिस टूवर्ड्स कॉर्निया पुल हो गई, जैसे कि ये है आइरिस, तो वो कॉर्निया की तरफ पुल हो गई, ठीक है। तो इस वजह से ये सारा ब्लॉकेज हो गया है, ये सारा इसकी वजह से एपोजिशन हो गई बेसिकली आइरिस की कॉर्निया की तरफ, तो एंटीरियर चैम्बर के स्ट्रक्चर विजिबल नहीं होंगे। तो एक रीज़न ये हो सकता है, दैट इज पुलिंग इन एंटीरियर चैम्बर, तो पुल द पेरिफेरल आइरिस टूवर्ड्स द कॉर्निया, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, किस किस केस में हो सकता है, इन नियोवैस्कुलर ग्लोकोमा में हो सकता है, नियोवैस्कुलर ग्लोकोमा हो गया, ठीक है, आयरिडो कॉर्नियल एंडोथीलियल सिंड्रोम में हो सकता है, या ट्रॉमा में हो सकता है। तो ये 3 रीजंस की वजह से ये हो सकता है, पुलिंग ऑफ क्या कहते हैं आइरिस टूवर्ड्स द कॉर्निया। अब तो यार पुशिंग इन पोस्टीरियर चैम्बर दूसरा रीज़न हो सकता है, जिसमें हम पुशिंग में बात करेंगे, एक तो प्यूपलरी ब्लॉक हो गया और दूसरा है विदाउट प्यूपलरी ब्लॉक। तो प्यूपलरी ब्लॉक में हम ना अब डायग्राम की मदद से समझते हैं, इस डायग्राम की मदद से, कि जैसे ये था लेंस, ठीक है। अब प्यूपलरी ब्लॉक का मतलब ये प्यूपिल था, ये आइरिस है, ठीक है, ये लेंस है और ये प्यूपिल है। तो जो प्यूपलरी ब्लॉक है ना, इसका मतलब क्या है कि
जब अपोजिशन हो जाएगा, मतलब कि लेंस और प्यूपिल के बीच में ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हैं कि ये डिस्टेंस इसके बीच में कम हो जाएगी, तो प्यूपिल और लेंस डिस्टेंस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पोस्टीरियर चैम्बर यहाँ पे है ना, वो पुश हो जाएगा यहाँ पे इसकी तरफ, ठीक है। तो पोस्टीरियर चैम्बर यहाँ पे, ये एंटीरियर चैम्बर था, यहाँ ये पोस्टीरियर चैम्बर था, ठीक है, ये एंटीरियर चैम्बर था, जिसकी वजह से यहाँ पे ना पोस्टीरियर चैम्बर पे ये पुश हो जाएगा, ठीक है, और प्यूपलरी यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो प्यूपिल यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा जिसकी वजह से, और क्या होगा, इसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं कि प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा हो सकता है, एफेकिया हो सकता है, या यहाँ पे एफेकिया का मतलब होता है कि लेंस रिमूव कर रहे होते हैं, तब उस केस में क्या होता है, मतलब लेंस रिमूवल सर्जरी होती है, लेंस रिमूवल सर्जरी को एफेकिया कहते हैं। स्यूडो एफेकिया क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल लेंस वगैरह लगा रहे होते हैं ना, उस केस में हो सकता है, ठीक है, या प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा में हो सकता है। तो इन सारे रीजंस में प्यूपिलरी ब्लॉक हो जाता है। विदाउट प्यूपिलरी ब्लॉक में क्या है, तो प्यूपिल ब्लॉक नहीं हुआ इन केसेस में, किसके में, ट्रॉमा में, मैलिग्नेंट ग्लाकोमा में, या सर्जिकल या पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशंस में जब प्यूपिल ब्लॉक नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पुशिंग ऑफ पोस्टीरियर चैम्बर हो जाता है, दो रीजंस की वजह से। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्लाकोमा का। अब ना हम इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं, ग्लाकोमा की इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने ग्लाकोमा की डिफिनेशन में देखा था कि किस किस चीज़ों में डिफेक्ट हो रहा था, दैट इज़ ऑप्टिक नर्व में डैमेज हो रहा था, या ऑप्टिक डिस्क में डैमेज हो रहा था, विजुअल फील्ड इम्पेयरमेंट हो रहा था, या इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता था। तो अब इन्हीं सब की इन्वेस्टिगेशन में हमने तब यहाँ पे पढ़ा था किससे इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो ऑप्टिक डिस्क का एग्जामिनेशन करते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप से, विजुअल फील्ड का एग्जामिनेशन करते हैं पेरीमेट्री से, और इंट्राऑकुलर प्रेशर टोनोमेट्री से। इंट्राऑकुलर प्रेशर टी से याद रखना, ये टी को आई बना सकते हो तो इंट्राऑकुलर प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। ओ से ऑप्टिक डिस्क याद रखना, ऑप्थेल्मोस्कोप हो गया। विजुअल फील्ड याद रखिएगा पेरीमेट्री से होता है, और हम एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर का भी एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं दैट इज़ इंट्राऑकुलर प्रेशर का मेजरमेंट, दैट इज़ टोनोमेट्री से। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोनोमेट्री पढ़ते हैं, इंट्राऑकुलर प्रेशर मेजर करते हैं जिससे। तो कौन कौन सी टोनोमेट्री होती है, दैट इज़ इंडेंटेशन टोनोमेट्री, नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री, ट्रांसपाल्पेब्रल टोनोमेट्री, एप्लेनेशन टोनोमेट्री और डिजिटल टोनोमेट्री। ये 5 तरह की टोनोमेट्री होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है, एक तो इंडेंटेशन, एप्लेनेशन, डिजिटल, नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है, और एक होती है तुम्हारा ट्रांसपाल्पेब्रल, ठीक है, ट्रांसपाल्पेब्रल होगी। अब इसके में हम सारे सबके डिटेल पढ़ते हैं। तो पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि नॉर्मल इंट्राऑकुलर प्रेशर कितना होता है, दैट इज़ 11 से 21 mmHg तक होता है नॉर्मल इंट्राऑकुलर प्रेशर। फिर इंट्राऑकुलर प्रेशर वेरी करता है, मतलब कि कांस्टेंट नहीं रहता पूरे दिन, डाईयूरिनल भी वेरिएशन होता है, जैसे कि मैक्सिमम 8 PM से 12 PM के बीच में होता है, सुबह सुबह जो होता है ना 12 बजे तक ये मैक्सिमम रहता है। और इंट्राऑकुलर प्रेशर हाईएस्ट कहाँ होता है, वही मॉर्निंग में होता है। इंट्राऑकुलर प्रेशर क्या मेज़र करता है, मतलब मेजरमेंट ऑफ कॉर्नियल थिकनेस, मतलब कितनी थिक है, जितना ज़्यादा मतलब इंट्राऑकुलर प्रेशर होगा उतना थिक कॉर्निया होगा। तो इंडिकेट क्या करता है कि कॉर्निया की थिकनेस कितनी है, मतलब कि इंट्राऑकुलर प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो कॉर्निया ज़्यादा थिक होगा, और कम होगा तो थिन कॉर्निया होगा। टाइप ऑफ टोनोमेट्री क्या होती हैं, तो वही सब जैसे जो भी नाम पढ़े उनकी डिटेल पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं दैट इज़ डिजिटल टोनोमेट्री। तो डिजिटल से आपको नाम समझ आ रहा है कि डिजिट का यूज़ होगा, दैट इज़ हैंड्स का यूज़ होगा। तो हम पाल्पेट करते हैं, किसको पाल्पेट करते हैं, स्क्लेरा को पाल्पेट करते हैं, और पर्सन से कहते हैं कि तुम डाउन गेज देखो, मतलब कि नीचे देखो, लुक डाउनवर्ड देखो, और हम उसकी स्क्लेरा को पाल्पेट करते हैं, जो वाइट वाला पार्ट है उसको पाल्पेट करते हैं टच करके, ठीक है। उसमें हम देखते हैं, उसमें हम क्या फाइंडिंग देते हैं, अगर उसका टच जो फिल्म आ रहा है, मतलब कि फिल्म टच आ रहा है कि ना ज़्यादा सॉफ्ट ना हार्ड, फिल्म टच आ रहा है तो हम नॉर्मल इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है। अगर बहुत सॉफ्ट आ रहा है तो इंट्राऑकुलर प्रेशर बहुत कम है, मतलब सॉफ्ट टच है तो इंट्राऑकुलर प्रेशर उसका बहुत कम है। बट अगर हार्ड टच है
तो इंट्राऑकुलर प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से हार्ड या रॉकी हार्ड टेस्ट टच हो रहा है, ठीक है। टोनोमेट्री ऑफ चॉइस मतलब कि ये वाले डिजिटल टोनोमेट्री हम किस में यूज़ करते हैं, इसका यूज़ कहाँ होता है, दैट इज़ केराटोप्रोस्थेटिस। यहाँ पे जो आर्टिफिशियल कॉर्निया लगाते हैं ना, उसमें केराटोप्रोस्थेसिस में यूज़ होता है किसका, ये डिजिटल टोनोमेट्री का। नाम याद रखिएगा, केराटोप्रोस्थेसिस। इसके बाद इंडेंटेशन। तो यार अब हम अगली टोनोमेट्री में बढ़ते हैं, दैट इज़ आइडेंटेशन टोनोमेट्री। आइडेंटेशन टोनोमेट्री का प्रिंसिपल क्या होता है कि ये एक्वस फ्लूइड के डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करता है, जिसके अकॉर्डिंग हम इंट्राऑकुलर प्रेशर कैलकुलेट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड कैलकुलेट करता है और फिर इंट्राऑकुलर प्रेशर निकलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दो तरीके का होता है, एक साइजॉट सोनोमीटर होता है और रिबाउंड टोनोमीटर होता है। तो साइजॉट सोनोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो हम लोग हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब हैंड से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें क्या होता है कि हम पहले कॉर्निया को एनेस्थेसाइज करेंगे, पेशेंट को सुपाइनली लेटाएंगे और हम उस इंस्ट्रूमेंट के फुट प्लेट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का फुट प्लेट होता है, वो कॉर्निया के ऊपर रेस्ट कराएंगे, मतलब रखेंगे, और फिर प्रेशर अप्लाई करेंगे प्लंजर से, जिसकी वजह से एक्वस जो डिस्प्लेस होगा उस आई के अंदर वो मेज़र होगा और हम फिर उससे इंट्राऑकुलर प्रेशर निकाल लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है ये इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा कि यहाँ पे एक निडल लगी होती है, ठीक है। इसको कनेक्ट करते करते यहाँ पे वेट लगे होते हैं, ये निडल इस साइड उस साइड, ये निडल है बीच वाली, ठीक है, ये इस साइड उस साइड मूव करती है, जिसकी वजह से पता चलता है कि कितना उसमें एक्वस फ्लूइड है, उससे इंट्राऑकुलर प्रेशर निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने वेट टांग दिया है, ठीक है, ये क्या होता है, ये फुट प्लेट ही होता है, ठीक है, फुट प्लेट जिसमें कि वेट लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये पर्सन लेटा हुआ है, ठीक है, ये पर्सन लेटा हुआ है, यहाँ पे पर्सन सुपाइन पोजीशन में लेटा है। तो इसकी ये कॉर्निया है, जैसे कि ये कॉर्निया है, ठीक है, ये एक आँख है, ये दूसरी आँख है, तो इसकी एक कॉर्निया है, तो कॉर्निया पे ये रेस्ट करेगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। जिसकी वजह से हम वेट के अकॉर्डिंग हम नापेंगे कितना उसका एक्वस फ्लूइड है, और क्योंकि ये निडल इधर उधर मूव करेगी और हम इंट्राऑकुलर प्रेशर निकाल पाएंगे, ठीक है। फिर फुट प्लेट रेस्ट ऑन द कॉर्निया, कॉन्टैक्ट में होगी, प्लंजर से पुश करेंगे, ठीक है। अब वेट कैसे अप्लाई करते हैं प्लंजर पे, दैट इज़ 5.5, 7.5, 10 और 15, ये होता है वेट जो अप्लाई करते हैं प्लंजर पे, जिसकी वजह से क्या होता है, निडल फ्लिक्स करेगी और रीडिंग हमें मिलेगी, ठीक है, समझ आ गया। अब और रीडिंग डिपेंड किस पे करती है, बेसिकली हमारा वेट कितना अप्लाई किया है हमने, निडल कैसी यूज़ की है, और ऑक्यूलर की रिजिडिटी कितनी है, कि ऑक्यूलर मतलब आई की रिजिडिटी कितनी है कि वो उसको प्रिवेंट कर सके, उतने वेट को बियर कर सके। तो ऑक्यूलर रिजिडिटी, वेट यूज्ड और तुम्हारा निडल यूज्ड। फिर रीडिंग जो है ना, वो जो आई है एक्वस, उसको हम एक्चुअल इंट्राऑकुलर प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं, किससे करते हैं, फ्रेंडल वर्ड नॉर्मोग्राम से करते हैं। फ्रेंडल वर्ड नॉर्मोग्राम से हम ये नॉर्मोग्राम होता है जिससे हम एक्चुअल इंट्राऑकुलर प्रेशर निकालते हैं। ड्रॉबैक क्या होते हैं कि हम इनएक्यूरेट मेजरमेंट कर लें कि हमने जो मेज़र किया इंट्राऑकुलर प्रेशर वो सही से नहीं है, तो चांस ऑफ इनएक्यूरेट, क्योंकि एरर है कोई इंस्ट्रूमेंट में, जिसकी वजह से इनएक्यूरेट मेजरमेंट हो सकता है। रीबाउंड टोनोमेट्री क्या होती है, ये बेसिकली सेल्फ मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है एट होम में। ये उनके लिए यूज़ होता है जो लॉन्ग टर्म के ग्लोकोमा पेशेंट होते हैं, मतलब बहुत टाइम से ग्लोकोमा के पेशेंट होते हैं, उनमें यूज़ होता है, दैट इज रीबाउंड टोनोमेट्री। एप्लेनेशन टोनोमेट्री क्या होता है, एप्लेनेशन टोनोमेट्री किस प्रिंसिपल में वर्क करता है, दैट इज इम्बर्ट फ्लिक प्रिंसिपल में वर्क करता है, मतलब वही प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया वाला जो प्रिंसिपल होता है ना, उस पर वर्क करता है कि कितना फोर्स अप्लाई किया और कितना एरिया तक मतलब कि प्रेस हो पाया, मतलब कि वो जो एरिया है कितना ज़्यादा अंदर तक प्रेस हो पाया, तो वो होता है एरिया एप्लेनेटेड या प्रेस्ड, ठीक है। तो अब एक टाइम पे हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम फोर्स को फिक्स कर देंगे और एरिया पे करेंगे, फिर एरिया को फिक्स कर देंगे और फोर्स को वेरी करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो टाइप्स का होता है, दैट इज फिक्स्ड फोर्स और फिक्स्ड एरिया। फिक्स्ड फोर्स प्रेफर नहीं किया जाता, फिक्स्ड एरिया मोर प्रेफर किया जाता है। तो फिक्स्ड फोर्स में आता है मैक्लॉफ्स टोनोमीटर, बारबेक्यूअर टोनोमीटर और टोनोमेट, बस नाम याद कर लीजिएगा, दैट इज मैक का लॉफ और बारबेक्यूअर टोनोमीटर और टोनोमेट। इसमें जो मेन है दैट इज फिक्स्ड एरिया वाला है, दैट इज गोल्डमैन, परकिंस, मैककेव, मार्ग, टोनोपेन और न्यूमेटिक टोनोमीटर, पास्कल टोनोमीटर। 3 P वाले हैं, दैट इज एक परकिन, न्यूमेटिक और पास्कल। फिर क्या है, एक है M वाला, दैट इज मार्ग, ठीक है। फिर है GT, दैट इज गोल्डमैन और टोनोपेन। तो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो गोल्डमैन है, जिसपे क्वेश्चन बहुत बार आता है, गोल्डमैन टोनोमीटर। गोल्डमैन टोनोमीटर क्या होता है, तो गोल्डमैन टोनोमीटर बेसिकली एक ऑस्ट्रिच को आप इमेजिन करिए,
ठीक है। ऑस्ट्रिच की बॉडी, ऑस्ट्रिच का नेक, और क्या कहते हैं उसकी बीक, मतलब जो शॉर्ट बीक होता है ना, उसको थिन शॉर्ट बीक को इमेजिन करेंगे तो उससे हमें समझ आएगा कि वैसा ही उसी की तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इसको गोल्ड स्टैंडर्ड टोनोमीटर भी बोला जाता है, ठीक है। माउंटेड ऑन एक स्लिट लैम्प पे लगा होता है। स्लिट लैम्प होता है कि मतलब एक बेस होता है जिसपे क्या कहते हैं वो टोनोमीटर ऐसे खड़ा हुआ होता है, उसमें से टिप निकल रही होती है। तो बेसिकली एक ये टिप निकल रही है, यहाँ से हम उसकी चीज़ें कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा, स्लिट लैम्प नीचे होता है। तो इसमें क्या होता है, पहला पार्ट होता है बॉडी, जो एक कंटेन अ नॉब टू अल्टर द फोर्स। यहाँ से जैसे मैंने बताया ना कि कंट्रोल करते हो, तो एक बॉडी वाला पार्ट होता है जहाँ से फोर्स कंट्रोल करते हैं, कितना आई पे प्रेशर लगाना है, कितना नहीं लगाना है कॉर्निया पे। फिर एक नेक होती है, लॉन्ग नेक हो गई, जिसपे लॉन्ग सिलेंडर नेक, ये कॉनिकल टिप होती है, और आगे तरफ एक बाई प्रिज्म लगा होता है जो कॉर्निया पे टच करेगा, कॉन्टैक्ट में आएगा कॉर्निया के, ठीक है, बाई प्रिज्म। तो बाई प्रिज्म, कॉनिकल टिप, नेक और बॉडी, इतनी चीज़ें होती हैं जो पार्ट बनाता है किसमें, गोल्डमैन टोनोमीटर के। प्रोसीजर क्या होता है कि पहले हमने कॉर्निया को एनेस्थेसाइज कर लिया, हमने एनेस्थेसाइज टॉपिकल एनेस्थीसिया दे दिया, प्रोप्राकेन दे दिया, प्रोपाकेन। फिर इसमें क्या आई ड्रॉप के फॉर्म में कहाँ पे दिया हमने, लोअर आईलेट को रिट्रैक्ट किया, ऐसे जो आई होती है लोअर आईलेट को रिट्रैक्ट किया, फिर इंफीरियर फॉर्निक्स में दे दिया। फिर हमने स्टेन किया कॉर्निया को किससे, फ्लोरेसेंट सोडियम ऑप्थेल्मिक स्ट्रिप से, फ्लोरेसेंट स्टेरिंग से स्टेन किया, फ्लोरेसेंट सोडियम से स्टेन किया। और फिर उसको स्टेन करने के बाद हमने उसको 4 to 5 टाइम्स उस आइस को ब्लिंक करेंगे। ब्लिंक करने की वजह से क्या होगा कि वो स्टेन पूरे भर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके बाद हम कोबाल्ट ब्लू लाइट इसमें एलिमिनेट करेंगे और हमें दिखेगा क्या, ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगा, ग्रीन कलर फ्लोरेसेंस रिंग्स दिखेंगी, ठीक है। अब ये जो और फिर हम देखेंगे किससे, वही बाई प्रिज्म टच करा रहे थे ना, तो बाई प्रिज्म देखेंगे जो टच करेगा इसमें 2 मायर्स दिखेंगे, 2 80 मायर्स दिखते हैं, ठीक है। जो 80 मायर्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, वो ग्रीन कलर से, ठीक है। जो ग्रीन होता है ना, ग्रीन कलर से ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है। ये ग्रीन कलर से ऐसे अंदर आइस के अंदर ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है। ये 80 मायर्स बोले जाते हैं, ठीक है, 80 मायर्स बोले जाते हैं, या कह लो कि 80 रिंग्स बोली जाती हैं। इसके बाद ये था, ये गोल्डमैन वाला था, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टोनोमीटर था। अब हम परकिंस एप्लेनेशन टोनोमेट्री पढ़ते हैं, दैट इज ये हैंड हेल्ड होता है। ये बेसिकली किस में होता है, चिल्ड्रंस, बेड रिडन और एनेस्थेसाइज्ड पेशेंट जो होते हैं, जो एनेस्थीसिया में पेशेंट होते हैं उनमें ये टेस्ट करने के लिए यूजफुल होता है। मैकेव्स मार्क क्या होता है, ये बेसिकली जो प्रेफर्ड चॉइस इन इरेगुलर इडिमेटस स्केर्ड कोर्निया, मतलब कॉर्निया जो इरेगुलर कॉर्निया जिसका होता है ना, इडिमेटस जो कॉर्नियल हेज हो जाता है, ओपेसिटी वगैरह जो डेवलप हो जाती है, उनके केस में मैकमार्ग एप्लेनेशन टोनोमेट्री यूज होता है। न्यूमेटिक एप्लेनेशन टोनोमेट्री क्या होता है, ये ऐसा टोनोमेट्री ऑफ चॉइस होता है जिसमें हम कॉन्टिन्यूस मेजर कर सकते हैं, क्या कहते हैं, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कॉन्टिन्यूस मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और थ्रो सॉफ्ट, और जो ऐसे पर्सन जो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस वियर करते हैं वो इससे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। उनका आईओपी मेज़र कर सकते हैं, जो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस मेज़र करते हैं, और कॉन्टिन्यूस मेज़र मतलब कि जिनको कॉन्टिन्यूसली मेज़र करवाना होता है, ठीक है। अब फिफ्थ टोनोमेट्री है, दैट इज पास्कल्स एप्लेनेशन टोनोमेट्री, जिसको डायनामिक कॉन्टूर टेस्टिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये बहुत अच्छा होता है। इसमें बेसिकली कॉर्निया की थिकनेस पे डिपेंड ही नहीं करता, मतलब कि डज नॉट डिपेंड ऑफ कॉर्नियल थिकनेस। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि कॉर्निया की थिकनेस अगर ज़्यादा होगी तो आईओपी ज़्यादा मेजर होगा, और एक्चुअली वो आईओपी ज़्यादा होता नहीं है, बट थिकनेस की वजह से वो आईओपी ज़्यादा आता है। बट इन केसेस में कॉर्नियल थिकनेस डिपेंड ही नहीं करता, मतलब कि क्या होता है, डिपेंड नहीं करेगा तो हमारा ना आईओपी ज़्यादा आएगा, उतना ही आएगा जितना आता है। तो नोट क्या है कि मैंने बताया कि थिक अगर कॉर्निया होगा तो आईओपी फॉल्स हाई, आईओपी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा थिक होगा तो एप्लीनेट करने के लिए या प्रेस करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है, तो ज़्यादा आईओपी होगा, मेजर होएगा। और अगर थिन होगा तो कम फोर्स लगेगा उसको एप्लीनेट या प्रेस करने के लिए, ठीक है, कॉर्निया को एप्लीनेट करने के लिए कम फोर्स लगेगा अगर थिन कॉर्निया है, ठीक है। तो ये सबको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या, पास्कल्स एप्लीनेशन टोनोमेट्री डेवलप किया, जिससे हम कॉर्निया की थिकनेस पे ही डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, टोनोमेट्री डिपेंड नहीं करता है। बेसिकली हम बोलते कहते हैं इसमें कि एवरी 10 माइक्रोन इंक्रीज इन कॉर्नियल थिकनेस, तो 1 इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब 1 mmHg इंट्राऑक्यूलर प्रेशर हर 10 माइक्रोन इंक्रीज इन कॉर्नियल थिकनेस पे बढ़ता है, ठीक है। ये एक रफ आइडिया है, ठीक है, ऐसा होता है। नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री क्या होती है, नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री 2 तरीके से होती है बेसिकली। एक को बोलते हैं एयर पफ टोनोमेट्री,
ये इधर ही का एरो लगा है, तो एयर पफ टोनोमेट्री या पल्स एयर बोल सकते हैं, पल्स एयर टोनोमेट्री या गॉरमैन टोनोमीटर बोला जाता है। ये बेसिकली स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ग्लोकोमा या इंट्राओक्यूलर प्रेशर की स्क्रीनिंग कर रहे होंगे ना, उस केस में हम ये यूज़ करते हैं पल्स एयर। तो नॉन कॉन्टैक्ट किससे यूज़ करते हैं? पल्स एयर स्क्रीनिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, एक दूसरा है दैट इज ORA, ऑक्यूलर रिचर्ड एनालाइजर। ये क्या मेजर करता है? दैट इज कॉर्निया में क्या स्टिमुलेशन करने पे चेंजेस हो रखे हैं, क्या कॉर्निया पे स्टिमुलेट करेंगे तो क्या क्या चेंज आएंगे, ये स्टडी पर्पस के लिए होता है। कॉर्नियल मेजर कॉर्नियल हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस का मतलब, कॉर्नियल हिस्टेरेसिस का मतलब क्या हुआ? फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन कॉर्निया ड्यू टू स्टिमुलेशन। उसको स्टिमुलेट करने पे क्या क्या उस पर चेंज आए तो उसको मेजर करने के लिए ये यूज़ होता है ORA, और ये स्टडी पर्पस के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। अब ये बेसिकली जो है ना, ये क्या कहते हैं, पल्स हेयर है ना, ये OPD कैंप्स वगैरह में भी यूज़ होता है। क्विक मेथड होता है टू नॉन कॉन्टैक्ट मेजर करने के लिए, ठीक है। क्विक मेथड होता है इसमें क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग करना ना, जल्दी जल्दी स्क्रीन करना है तो हम कौन सा, ये पल्स हेयर वाला जो था ये उसकी डिटेल है कि पल्स हेयर वाले में OPD कैंप्स में यूज़ होता है, क्विक मेथड होता है, ठीक है। इसमें कोई कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि स्क्रीन करना तो बेसिकली बस स्टेरलाइज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांटेक्ट तो किया नहीं है तो स्टेरिलाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। मेथड क्या होता है? पफ ऑफ एयर इस यहाँ पे एक्सर्टेड कंप्रेस द कॉर्निया और मेजर द आईओपी। तो एयर का पफ एक निकलेगा जो प्रेस करेगा कॉर्निया को, और फिर हम आईओपी को मेजर कर लेंगे। पांचवा होता है डेट इज ट्रांस पाल्पेब्रल टोनोमेट्री। ट्रांस का मतलब होता है थ्रू, पाल्पेबल का मतलब आईलिड, मतलब आईलिड के थ्रू हमने पाल्पेट करके पता करना है टोनोमेट्री। ये नॉट कॉमनली यूज्ड मेजरिंग आईओपी थ्रू अपर आईलिड, मतलब कि अपर आईलिड में आईज क्लोज करके जो अपर आईलिड से मेजर करते हैं ना, कि वो ऐसा ही नॉर्मल जो मेजर करते हैं। प्रिफर्ड इन केस ऑफ कॉर्नियल पैथोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड दैट इज डायटन टोनोमीटर और प्रोव्यू टोनोमीटर, ठीक है। डायटन याद रखना, डायटन और प्रोव्यू। अब ये मोस्ट कॉमनली नहीं यूज होता है, नॉट यूज, ठीक है। तो ट्रांस पाल्पेब्रल टोनोमेट्री, तो यार यहाँ तक हमने लिया है दैट इज ट्रांस पाल्पेब्रल टोनोमेट्री, ठीक है। अब यहाँ पे आपका इंट्राओक्यूलर प्रेशर की मेजरमेंट खत्म होती है, ठीक है। अगले आने वाली वीडियोस में हम ग्लोकोमा की उसमें पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं, विजुअल फील्ड से जो भी हमने ऑप्थेल्मोस्कोप से पढ़ा था, और पेरीमेट्री, विजुअल फील्ड पेरीमेट्री से पढ़ेंगे एग्जामिनेशन, और ऑप्टिक डिस्क का एग्जामिनेशन पढ़ेंगे दैट इज ऑप्थेल्मोस्कोप से, ठीक है। तब तक के लिए आप इस चीज़ों को रिवाइज करिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।